माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स दर्शन में स्वागत है। फिजिक्स दर्शन इज द यूनिक सोर्स ऑफ डेवलपिंग कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेजरमेंट से संबंधित टॉपिक वर्नियर कैलिपर्स पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आप सब लोग ये वर्नियर कैलिपर्स है मेरे हाथ में, इसकी संरचना को, इसके कंस्ट्रक्शन को या इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकोगे। इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकोगे। इसका और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का आप लीस्ट काउंट ज्ञात कर सकोगे, इसका अल्पतमांक ज्ञात कर सकोगे। वर्नियर कैलिपर से रीडिंग किस तरह से ली जाती है ये भी आप इससे ले सकोगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करें कि वर्नियर कैलिपर्स का जो निर्माण है वो किसने किया था। इसका निर्माण फ्रांसीसी मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर, उन्होंने किया था। ठीक है, अब इसके डिफरेंट पार्ट्स की हम बात करते हैं। तो आपको इसमें थोड़ा देखेंगे यदि आप इसको, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर को समझ में आएगा। फिर भी हम इसको डिफरेंट पार्ट्स की इसकी बात करते हैं। तो इसके सबसे पहले मेन पार्ट में, ये मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक लंबी सी स्केल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये इसे कहते हैं मेन स्केल। इसे क्या कहते हैं? मेन स्केल कहते हैं। तो इस मेन स्केल में यदि आप नीचे देखें तो यहाँ पर मिलीमीटर में निशान लगे हुए हैं और ऊपर साइड यहाँ पर इंचेस में, है ना, निशान लगे हुए हैं। तो नीचे वाले पोर्शन में मिलीमीटर में निशान लगे रहते हैं, ये हमको पता चल गया। और सामान्यतः यदि हम एक स्केल बनाते हैं इस प्रकार की, तो उसमें हम बना देते हैं इसको, चलो जैसे मान लो कि ये 0 हो गया, है ना। ये इसके बाद में थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। 1 2 3 इस प्रकार का है। मिलीमीटर में है तो कैसे डिवाइड रहेंगे? ये 5 मिलीमीटर में है तो ये पूरे अपने कितने पार्ट में डिवाइड रहेगा? 10 पार्ट में डिवाइड रहेगा। ऐसा बराबर डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4, ये 5वां हो गया, 6 7 8 9 10 1 2। ये इस प्रकार से पूरी स्केल में निशान लगे हुए हैं मिलीमीटर में। इसको हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसमें बड़ा सा बना के रखा है। तो इसके जो ये दो छोटे से भाग हैं ना, कोई भी दो ले ले, इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर 1 मिलीमीटर है। कुछ दूसरे वर्नियर कैलिपर्स भी हो सकते हैं जिनमें इसको भी फिर से कि पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया होगा। तो उस प्रकार के वर्नियर कैलिपर्स के लिए उसमें 1/2 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। मुख्य स्केल के एक भाग का मान 1 पार्ट ऑफ द मेन स्केल कितना जाएगा वहां पे? 1/2 मिलीमीटर, यानी कि 0.5 mm हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे हाथ में जो वर्नियर कैलिपर्स है उसके ये मेन स्केल हो गई। ऊपर यहाँ पे इंचेस में निशान लगे होंगे, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये यहाँ पे इंचेस में निशान है और नीचे ये आपको मिलीमीटर में निशान दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब ये स्केल देखिए, मेन स्केल है। तो ये बिल्कुल सामान्यतः जो मेरे हाथ में, वो बिल्कुल जैसे हमारी कंपास बॉक्स में स्केल रहती है उसकी तरह है। तो हमको ये मिल गया कि 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल कितना है, यहां से हमको मिल रहा है वो 1 mm होगा। चलिए अब इसमें आप देखो कि इसके इस सिरे पर, है ना, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, जबड़े जैसा बना हुआ है, जॉस जैसा बना हुआ है। कैसे बने रहते हैं ये, हम इसको बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर इस टाइप से, है ना, एक यहां बना देते हैं। ये स्केल के जस्ट परपेंडिकुलर रहते हैं, ऐसे ही। और ये वाला अंदर की तरफ ऐसा रहेगा और ये थोड़ा सा लंबा रहता है और ये स्केल को अपन थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देते हैं, ऐसा। ये
नीचे तक ऐसा आके और इस प्रकार से थोड़ा सा बैंड होके यहां से चलेगा। तो ये तो जॉस के जो पॉइंट्स है, ये वाला ये क्या है, इस स्केल के जो स्केल बनी हुई है मेन स्केल, इसके जस्ट परपेंडिकुलर रहता है। ये मेन स्केल हो गई। ठीक है, हमने वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य भाग में पहला भाग देख लिया, मेन स्केल है ना, यानी कि मुख्य स्केल। ये दूसरा दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये दूसरा पार्ट दिखाई दे रहा है। ये आपका हो गया, आपका वर्नियर स्केल हो गया। वर्नियर स्केल में यदि आप देखेंगे तो यहां पर भी छोटे छोटे निशान लगे हुए हैं और यहां पर भी निशान लगे हुए हैं। नीचे वाले भाग में आपको निशान बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेन स्केल हो गया। तो मेन स्केल कैसा रहता है, वो भी इसी के ऊपर जो है ना, मेन स्केल हो गया हमारा। दूसरा भाग हमने आपको वर्नियर स्केल बताया। वर्नियर स्केल में भी यहाँ पर निशान बने रहते हैं। वो निशान क्या रहते हैं, कुछ स्पेशल टाइप से बने रहते हैं। थोड़ा इसको अपन यहाँ बना के देखते हैं। ये हमने मेन स्केल बना दी है। तो मेरे पास में जो मेन स्केल है उसमें 15 सेंटीमीटर तक है। तो यहाँ पर हम 15 सेंटीमीटर लिख देते हैं, है ना, ये 15 सेंटीमीटर तक है। तो हमने 1 2 3 4 5 एडजस्ट करके ये 15 बना दिया। ठीक है, दूसरा पार्ट हमने आपको क्या बताया, वर्नियर स्केल। है ना, दूसरा होता है वर्नियर स्केल या वर्नियर पैमाना हो जाता है। वो कैसा रहता है, वो इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। पहली बात तो जो वर्नियर पैमाना रहेगा, जो यदि आप देख रहे होंगे तो ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये इसके ऊपर आप देखें इस प्रकार से हम इसको सरका सकते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से आगे पीछे हम मेन स्केल के ऊपर सरका सकते हैं। वो किस प्रकार से रहता है, थोड़ा सा अपन एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जो वर्नियर स्केल है उसके स्केल यहां बना रहता है नीचे, है ना, यहां पर, और ये यहां पर। और ये रेड कलर से हमने समझाने के लिए अलग से बनाया है। ये जो वर्नियर स्केल है ये इसके ऊपर इस प्रकार से स्लाइड हो सकता है, जैसे कि ये हो रहा है इसमें, हमने आपको दिखाया था। ये इस प्रकार से ये स्लाइड हो सकता है, ये है ना। इसमें भी निशान लगे रहते हैं। इसमें कैसे निशान लगे रहते हैं, इसमें जो निशान लगे हैं इसमें सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा स्केल के लिए। यदि हम देखें इसको तो इसमें सबसे पहले तो एक निशान हो गया, इसमें एक पहला वाला निशान नीचे तरफ भी बना रहे हैं, ऊपर भी बना रहता है, समझाने के लिए केवल एक तरफ बना रहे हैं। ये हो गया पहला वाला निशान। अब ये इस प्रकार से रहता है कि मेन स्केल के जो डिविजन्स हैं उसमें और वर्नियर स्केल के डिवीजन में एक स्पेशल रिलेशन रहता है। जनरली क्या रहता है कि n पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल इज सेम एज द n-1 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल। इस प्रकार से सामान्यता रहता है कि वर्नियर के जो n पार्ट्स हैं वो मेन स्केल के n- पार्ट्स के से कोइंसाइड होते हैं। यानी कि जितने स्पेस में मेन स्केल के n- भाग होंगे उतने ही स्पेस में वर्नियर स्केल के n पार्ट्स होंगे। जैसे मेरे पास ये जो वर्नियर स्केल है इसमें आप देखें तो इस पर्टिकुलर की जो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके 10 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल इज सेम एज द 9 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल है, जो हमारे हाथ में वर्नियर कैलिपर्स है। एक अलग अलग वर्नियर कैलिपर्स में अलग अलग भी हो सकता है। साथ ही साथ ये वैसा स्लाइड हो सकता है, तो इसको भी अपन यहां बना लें। यानी थोड़े से छोटे साइज के रहते हैं इसके पार्ट्स, तो यहां बना लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जितने पोर्शन में इसके 9 पार्ट्स थे उतने पोर्शन में इसके 10 पार्ट्स हो गए। तो पहला वाला तो 0 रहेगा ये, है ना। तो हमने इसके 2 पार्ट देख लिए।
तीसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे जबड़े जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कहलाते हैं आपके निचले जबड़े या लोअर जॉस कहलाते हैं, लोअर और एक्सटर्नल जॉस कहलाते हैं। यानी कि ये निचले जबड़े कहलाते हैं। निचले जबड़ों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से यहाँ पे फंसा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ऐसा है ना। इनका काम क्या है कि ये जो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है मान लीजिए, तो इसका हमको डायमेंशन निकालना है या इसकी चौड़ाई निकालना है, तो हम इसके यहाँ पर इसको लेकर आएंगे यहाँ पर, और इसको इस प्रकार सरका के इसमें टच करा के यहाँ पे दोनों जबड़ों को टच करा देंगे, और है ना इस प्रकार से। देखिए इसका हमको क्या निकालना है, मान लो एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है, तो इसको हम ये जो निचले जबड़े हैं या लोअर जॉस है उनके पास में ऐसा ले जाके इसको ऐसा टच करा के पकड़ा सकते हैं, पर टाइट कर सकते हैं। फिर ये जो ऊपर वाले जॉस हैं, चौथा पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कहलाएंगे आपके अपर जॉस कहलाएंगे, ऊपर साइड है इसलिए अपर और इंटरनल जॉस कहलाएंगे। ठीक है, आंतरिक जबड़े कहलाते हैं, ये ऊपरी या आंतरिक जबड़े कहलाते हैं। इसका काम क्या रहता है, देखो यदि मुझे इसके अंदर क्या है ना, अंदर का डायमीटर निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार से लेकर जहां फंसाएंगे ऐसा, और इसको इसकी सहायता से, रिटेनर की सहायता से ऐसा धीरे धीरे खोलते चले जाते हैं। तो ये जस्ट जब उसको टच करते हैं तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका आंतरिक व्यास या इंटरनल डायमीटर इसका निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके 4 पार्ट देख लिए, और अब हम 5वें पार्ट की बात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जब मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूं, ये स्ट्रिप बाहर निकल रही है। ठीक है, ये स्ट्रिप अंदर बाहर हो रही है, स्ट्रिप यानी ये धातु की पट्टी हो गई है। इसका काम क्या रहता है, ये धातु की पट्टी हो गई, या इसको कहते हैं मेजरिंग डेप्थ प्रोब कहते हैं। इसका काम क्या है, नाम से स्पष्ट आ रहा, मेजरिंग डेप्थ प्रोब है ना। 5वां भाग हम यहां लिख देते हैं, डेप्थ प्रोब है ना, मेजरिंग डेप्थ प्रोब। तो यहां पर हम एक धातु की ऐसी पट्टी सी बना लेते हैं जो इसके पीछे साइड से ऐसी बाहर निकलती है ना। इसका काम क्या है, देखें जरा, मान लीजिए मुझे इस की गहराई ज्ञात करनी है ना, इसकी डेप्थ निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस प्रकार से रखकर ऐसे टच करते हुए ले जाऊंगा इसको मैं ऐसा। अब ये देखो कि ये इसको टच नहीं कर रहा है, तो ये एक्सेस में बाहर आ गया है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस प्रकार से मूव कराऊंगा कि ये जस्ट इसको टच करे, बस ये टच करने लगा। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी सरफेस को जस्ट टच करेगी। इस कंडीशन में हम जो रीडिंग लेंगे वो इसकी डेप्थ के बराबर होगी। इस प्रकार से हमने इसके 5 भाग देख लिए। 6वां भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना, जो यहाँ पे हम इसको बना दें, इसको यहां बना देते हैं थोड़ा सा, किसी में ये स्क्रू के फॉर्म में भी बना रहता है ना। ये इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल को मेन स्केल के ऊपर कहीं पर भी उसको ओपन कर सकते हैं। तो इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो ये अपने आप प्रेस हो जाता है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, तो ये आगे पीछे सरकेगा नहीं, इसके लिए रहता है। कुछ वर्नियर कैलिपर्स में यहाँ पे स्क्रू भी प्रोवाइडेड रहते हैं। तो ये 6th वाला क्या हो गया आपका, रिटेनर कहलाता है। ये 6th पार्ट है, ये हिस्सा, ये 6th वन, ये रिटेनर कहलाता है। यानी आप डायग्राम में देखें तो ये हमारा पहला हो गया मुख्य स्केल, ये लिखा है। ये दूसरा वाला हो गया आपका वर्नियर स्केल, और लोअर और एक्सटर्नल जॉ का नाम हम डाल देते हैं यहाँ पे ए डैश। तो ये हो गया आपका ए डैश। ये आपके एक्सटर्नल जॉस हैं, नाम लिख देते हैं इसको बी बी डैश। तो ये हो गए आपके बी और बी डैश हो गए। ये 5th नंबर पे जो पॉइंट्स है, ये आपके डेप्थ प्रूफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 6th नंबर पे जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिटेनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य भागों को एक्सप्लेन कर दिया। तो हमने क्या क्या देखा वर्नियर के मुख्य भागों में, पहला मेन स्केल देखिए, दूसरा वर्नियर स्केल जो कि क्या हो सकती है, मेन स्केल पे स्लाइड हो सकती है, और वर्नियर के n पार्ट्स मेन स्केल के n-1 पार्ट से कोइंसाइड होते हैं।
तीसरा हमने देखा कि लोअर और एक्सटर्नल जॉस ये वाला है, इसकी सहायता से अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसा फंसा सकते हैं। और चौथा देखा था हमने अपर और इंटरनल जॉस, इंटरनल डायमीटर निकालने काम आता है। पांचवा पार्ट हमने देखा कि ये डेप्थ प्रोब है, किसी भी ऑब्जेक्ट की गहराई ज्ञात करने में काम आती है। और सिक्स्थ वाला देखा हमने रिटेनर, जिसकी सहायता से अपन मेन स्केल पर वर्नियर स्केल को फिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारे मेन पार्ट हो गए। अब हम ये देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं और इसकी सहायता से हम इसका अल्पतमांक या लीस्ट काउंट किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं इसका अल्पतमांक या लीस्ट काउंट। नाम से समझ में आ रहा है लीस्ट यानी कम से कम, तो वो कम से कम रीडिंग या मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। किसी भी उपकरण से जो छोटी से छोटी रीडिंग हम ले सकते हैं, छोटे से छोटा पाठ्यांक नोट कर सकते हैं, वो कहलाता है उसका अल्पतमांक कहलाता है। यहां पर हम यदि इसको बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स के सेंस में हम बात करें तो हम इसको अल्पतमांक को इस प्रकार से लिखते हैं, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 part of main scale minus 1 part of वर्नियर स्केल। यानी कि मेन स्केल के एक पार्ट की रीडिंग और वर्नियर स्केल के एक पार्ट से जो भी रीडिंग ले सकते हैं उनके अंतर को, डिफरेंस को हम यहां पर लीस्ट काउंट कर रहे हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है हम आपको बता चुके हैं, है ना। तो हमने लीस्ट काउंट में क्या देखा कि लीस्ट काउंट इक्वल टू हो गया हमारा 1 part ऑफ मेन स्केल माइनस 1 part ऑफ वर्नियर स्केल। तो एक जनरल डेरिवेशन करते हैं, तो अपन ले लेते हैं लेट 1 part ऑफ मेन स्केल इक्वल टू, सपोज करो हमने ले लिया उसको x ले लिया, क्या ले लिया, मुख्य स्केल के एक भाग का मान, या हिंदी में भी लिख देते चलो, मुख्य स्केल के एक भाग का मान हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। फिर नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर स्केल में खानों की संख्या, हमने क्या मान ली, n मान ली, ठीक है। दो चीज हो गया। अब हमको क्या निकालना है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के लिए 1 part ऑफ मेन स्केल तो हमारे पास में है, इसको हमने x मान लिया। अब हमको क्या करना है, वर्नियर स्केल के एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो हमने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है कि n parts ऑफ वर्नियर स्केल इज सेम एज द n-1 parts ऑफ मेन स्केल। यानी उसको किस प्रकार से बनाया जाता है कि वर्नियर स्केल के n भाग बराबर क्या होता है, मुख्य स्केल के n-1 भाग, ये बराबर होते हैं। तो अब हम देखें, इससे हमको मिलेगा n parts ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू कितना मिल जाएगा, n-1 इंटू 1 part ऑफ मेन स्केल। भाई मेन स्केल के एक पार्ट की वैल्यू x है, तो मेन स्केल के n-1 पार्ट की वैल्यू कितनी जाएगी, n-1 इंटू x हो जाएगी। तो इससे हमको मिल जाएगा 1 part ऑफ वर्नियर स्केल, कितना हो जाएगा वो, n-1 इंटू x अपॉन n हो जाएगा। ये 1 part ऑफ वर्नियर स्केल हो गया। ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 part ऑफ मेन स्केल माइनस 1 part ऑफ वर्नियर स्केल, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये जाएगा आपका x माइनस n-1 इंटू x अपॉन n। इससे हम एलसीएम ले लेते हैं तो आएगा n, यहाँ इंटू हो गया तो आ गया nx माइनस n-1x
nx माइनस nx प्लस x अपॉन n तो इक्वल टू आएगा x अपॉन n। तो x क्या था, ये 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल था, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल अपॉन n क्या था, n था हमारा नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, तो अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल, यानी क्या बन गया, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, मुख्य स्केल के एक भाग का मान लिख देते हैं, चलिए मुख्य स्केल के एक भाग का मान बटे वर्नियर स्केल में खानों की संख्या। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा लीस्ट काउंट का, है ना, ये अल्पतमांक का फॉर्मूला निकल गया। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।